बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने पंजाब से रखते हैं, जहां की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने एक अनोखी मंतक दे दी है और कहा है कि रोटी सस्ती करनी है, 20 से 16 रुपए की रोटी करनी है। आप सोच रहे होंगे मैं मुखालफत बराए मुखालफत में, ये एक अच्छी खबर है कि रोटी सस्ती करनी है, तो मैं इसे अनोखी मंतक कैसे कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इमरान खान के ज़माने में रोटी 8 रुपए की थी, इन्होंने पहले 16 की, फिर 20 रुपए की। अब 20 से वापस 16 की करना चाहती हैं, तो क्या आवाम को याद नहीं रहेगा कि इमरान खान के ज़माने में ये 8 रुपए की थी। बहरहाल फिर भी जो 20 से 16 रुपए करना है, ये भी खुशाइंद होगा, लेकिन अगर इसके पीछे कोई मंतक होगी, अगर इसके पीछे कोई साइंस होगी, अगर इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, लेकिन वो है नहीं। और वो जो मंतक और लॉजिक है वो बड़ी उल्टी है, वो आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि अब क्योंकि मैंने रोटी 20 से 16 रुपए की करनी, इससे मेरी गवर्नमेंट को गुडविल मिलेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट में आटा भी सस्ता हो। अच्छा, अब आटा सस्ता करने के लिए या तो गवर्नेंस में कोई इंप्रूवमेंट लाई जाए, दूसरी चीज़ें देखी जाएं। उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि गंदम सस्ती हो। अच्छा, अब मैंने दोबारा कहा कि गंदम सस्ती करने के लिए या तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की जाएं, लोगों की यील्ड ज़्यादा हो, इसे झाड़ ज़्यादा कहते हैं, मीन ज़्यादा फसल की प्रोडक्टिविटी, वो एक खेत में से ज़्यादा गंदम आए, या किसान की जो इनपुट्स हैं, मीन खाद है, पानी के लिए वो डीजल इस्तेमाल करता है, उसकी तमाम जो इनपुट्स की कॉस्ट है वो कम की जाए, उससे गंदम सस्ती हो। नहीं, हमने ये भी नहीं करना। तो फिर क्या लॉजिक है? लॉजिक ये कि किसान से गंदम खरीदनी नहीं है। जब किसान से हम गंदम खरीदेंगे नहीं, तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, जो कि कर गई है, करनी जाएगी, जो कि कर गई है। और इन्होंने रेट 3,900 रुपये निकाला था। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, ये आपको खुद पता है, अनलेस कि वो किसी गरीब आदमी से रिलेटेड ना हो, माड़े बंदे से रिलेटेड ना हो। माड़े बंदे की जो सब्ज़ी है ना, वो भी आड़ती जो है वो पूरे पैसे देकर नहीं खरीदता। मीन जो कमज़ोर आदमी, यही उसकी फसल के साथ होता है। अभी शुगर सीज़न ख़त्म हुआ है, उसमें किसान को वक्त पर पैसे नहीं मिले। किसान को जो शुगर मिले हैं उसमें वक्त पर पैसे नहीं मिले। अभी तक किसानों के पैसे फंसे हुए हैं जो उन्होंने गन्ना फेंका। वाहिद इमरान खान का ज़माना आया था पिछले इतने सारे दहाइयों के अंदर, जिसमें वक्त पर किसान को पैसे मिले गन्ने के, और किसान आज रो रहा है कि ना उसको गन्ने का सही रेट मिला इस दफ़ा, और ना वक्त पर पैसे मिले भी कैसे? शुगर मिल माफिया ने तमाम गवर्नमेंट्स के अंदर अपने पंजे गाड़े होते हैं। इमरान खान वाहिद था जो उनके प्रेशर से आज़ाद था और वो किसान के लिए फ़ैसले करता था। अब की जो हुकूमत है वो तो है ही, आपको पता है, शुगर मिल माफिया। तो अब शुगर मिल माफिया में तो ये हो गया। अब ये जो नया इन्होंने फार्मूला लाई हैं, और फार्मूला ये है कि गंदम किसान से सस्ती खरीदनी है, और सस्ती खरीदने भी कोई, मैंने आपको बताया ना कि कोई उसके पीछे मंतक हो, कोई तरीका, वो नहीं। उसके पीछे भी एक ईवल डिज़ाइन है कि हम खरीदेंगे ही नहीं किसान से, जो गवर्नमेंट खरीदती थी गंदम। जब हम खरीदेंगे ही नहीं तो 3,900 नहीं रह जाएगी, गंदम का रेट जो है वो खुद ही ड्रॉप हो जाएगा, मीन मार्केट क्रैश हो जाएगी। अब जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो सोच रहे होंगे ये गिल साहब क्या बातें कर रहे हैं, अगर गंदम का रेट क्रैश हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है, इसको आप बुरा बना कर कैसे पेश कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, ये अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क हैं वो अपने किसानों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर किसान की लागत पूरी नहीं होगी ना, मीन जो गंदम के ऊपर उसकी इनपुट है लागत, मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल गंदम सस्ती होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन देयर मस्ट बी अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस, राइट? उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम करनी चाहिए। किसान को कुछ बचेगा तो वो अपना पेट पालेगा ना, अपने बच्चों का पेट पालेगा, अपनी अपनी इकोसिस्टम को रन करेगा, अगली बार गंदम बो सकेगा। अगर आपने उसकी उसकी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा दी है हर तरह से, मीन आपने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है, आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, आपने हर चीज़ बढ़ा दी है। मीन फर्टिलाइजर्स ने 185 अरब, अभी पिछले दिनों हमने आपको खबर दी थी, जिसमें बड़े बड़े फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, फौजी फाउंडेशन की जो फौजी फर्टिलाइजर है वो भी उसके अंदर शामिल है। आप खुद देख लीजिए कि ये 185 अरब की मुबैना तौर पर वो जो सब्सिडी थी वो खा गई है, इन्होंने किसान को नहीं दी, हुकूमत से ले ली, आगे किसान को नहीं दी। शुगर का मैंने आपको बता दिया माफिया ने क्या किया, फर्टिलाइज़र माफिया आपके सामने है। तो किसान को ना खाद वक्त पर मिल रही है सही पैसे के ऊपर, ना बिजली, ना डीजल पेट्रोल। तो इस सिचुएशन में किसान की तो लागत पूरी नहीं आएगी।
जब किसान की लागत ही पूरी नहीं होगी और आप उससे सस्ती गंदम ज़बरदस्ती खरीदेंगे तो क्या होगा? ठीक है, आप इस दफ़ा कर लेंगे, आप आटा भी सस्ता कर लेंगे, गंदम भी सस्ती कर लेंगे, आर्टिफिशियल बदमाशी से, धौंस से, पूरी कीमत ना देके, लेकिन उससे आपके मुल्क को नुकसान क्या होगा? अगली बार किसान जो है वो ये फसल नहीं लगाएगा, उसका झाड़ काम होगा, क्योंकि वो खाद पूरी नहीं डालेगा, स्प्रे पूरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा मेरे पैसे पूरे नहीं होने। वो घाटा तो नहीं डाल सकता, बिजनेस तो नहीं कर रहा ना। किसान बिजनेसमैन नहीं है, उसने ये नहीं कि उसने एक सीज़न बहुत अच्छे पैसे कमाए तो दूसरे कम कमा लिए, आप उसे घाटा डाल रहे हैं डायरेक्टली। तो अगली दफ़ा किसान जो है वो, एक तो इस साल भी किसान आपकी आबादी का जो 60-70% लोग गाँव में रहते हैं और उनमें से जाहिर है जो 90% लोग हैं वो, या 80% लोग हैं, उनका जरिया माश जो है वो एग्रीकल्चर ही है। तो एक तो आपकी आबादी उधर से मारी जाएगी। इधर अगर आप रोटी 2-4 रुपए सस्ती कर रहे हैं और मंतक नहीं है उसके पीछे, तो दूसरे जितने लोगों को आप मार डालेंगे, आप उनके बारे में सोचें। और फिर उससे जो इन्फ्लेशन आएगी, उस साइकिल को डिस्टर्ब करने, ये बिल्कुल वही डच डिजीज़ जो डॉक्टर हफीज़ पाशा ने एक्सप्लेन की थी, इसाक डार वाली, कि डॉलर की कीमत को, डॉलर और रुपए की कीमत को कंट्रोल करना है। उसके लिए पूरी इकॉनमी की तबाही कर दी डार साहब ने, सिर्फ लोगों को बताने को कि मैंने डॉलर कंट्रोल किया हुआ है। और उस एक वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियली इतना पैसा झोंक दिया, पूरी इकॉनमी जो इंपोर्ट बेस कर दी एक्सपोर्ट की बजाय, और पाकिस्तान की बाकी तमाम की तमाम जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे उनको खुला छोड़ दिया, और इवेंचुअली फिर इकोनॉमिक तबाही आई। ये डच डिजीज़ थी। वैसे तो ये इनको कोई देसी बीमारी है, डच बीमारी तो इनको नहीं है, इनका कोई देसी साख्ता बीमारी है। तो अभी जो मरियम साहबा कर रही हैं उसका बहुत शदीद नुकसान आने वाला है आने वाले दिनों में। इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे आपके सामने, कोशिश करेंगे कि पंजाबी वीलॉग में हम किसान भाइयों के साथ इस पर तफसीली बात करें। लेकिन ये बहुत ही गलत मंतक के साथ ये जा रहे हैं, इस तरीके से ये इस चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते, इन्हें रीथिंक करना चाहिए। आप शायद मेरी इस बात को इस तरीके से कंसीव ना कर पा रहे हो, लेकिन किसान की जब इनपुट पूरी नहीं होगी, किसान अगर बैठ गया, अगर किसान को घाटा पड़ गया, तो अगले साल ये, पहले तो इस साइकिल के अंदर भी किसान ही तो आपका यूज़र भी तो वही आबादी है ना। तो ये बहुत बड़ी एक स्टूपिड मंतक है। लेकिन इसके साथ साथ मायज़ा हमीद गोजर, ये गुजर नहीं लिखती हैं अपने नाम के साथ, गोजर लिखती हैं, ये मुझे फ़र्क नहीं पता कि क्या वजह है। लेकिन मायज़ा हमीद गोजर साहबा जो हैं, उन्होंने कहा है कि असली ईद तो गंदम स्टॉक माफिया की होगी, वो किसान से जो है वो ख़रीदेंगे सस्ते दामों और फिर 5,000 फ़ी मन वही गंदम बेचेंगे। ये बात तो सच है, मैंने पहले दिन ही कहा था, याद कीजिए, जब ये 3,900 का रेट सामने आया था तो मैंने आपको यही बताया था कि किसान अब मार्केट क्रैश करा देंगे। चंद महीने के बाद ना ये रोटी सस्ती होनी है, ना ये आटा सस्ता होना है, और ना ही ये गंदम सस्ती होनी है। लेकिन इस हमारी बेवकूफ़ बाजी मरियम नवाज़ ने किसान का बेड़ा गर्क कर देना उतनी देर तक। और किसान जो है ना, आप पता नहीं इस बात को, गांव में रहने वाले लोगों को पता है कि पंजाब में ज़्यादा किसान छोटा किसान है। वो बेचारा, उससे अपनी बेसिक रोज़ी रोटी नहीं उसकी चलती, बच्चों की फ़ीस नहीं चलती, कपड़े जूते फ़ीस नहीं बच्चों की चलती, जितने पैसे उसके पास हैं। वो बड़े मजबूर हालात में है पहले ही। तो आप पता नहीं क्या समझते हैं जब मैं किसान कहता हूँ गंदम के, उनको पता नहीं लाखों रुपए उनको मुनाफा आना। नहीं, ये उसने पूरा साल, आपको मेरी बात पे हैरानी होगी, अगर कोई 2-4 एकड़ का किसान है ना, 4 एकड़ का, तो उसकी पूरे साल की कमाई को 3-4 लाख रुपया होगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, आपको गलत लग रहा होगा। अगर कोई 5 एकड़ का जिम्मेदार है ना, तो पूछ लें किसी से इर्द गिर्द, उसके पूरे साल का जो मुनाफा होगा ना, वो 3-4 लाख होगा। तो आप ज़रा उसको डिवाइड करें पर मंथ में, जो उसने बाद में अपना घर चलाना है, तो वो कैसे चलाएगा अपना घर, कैसे पालेगा बच्चे अपने। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। ये किसानों के लिए, मैं लंबी बात हो गई, लेकिन मैं क्योंकि ख़ुद गाँव से हूँ, मैं खुद इस चीज़ को समझ सकता हूँ, आम आदमी के मसले को समझ सकता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर साहबा को तो पता नहीं, वो तो इतने बड़े बड़े गुची के जी और शनैल के सी पहन के हर जगह फिरती हैं, और उनको कोई साथ वाला बताने वाला भी नहीं है कि अगर आपके को अल्लाह ने पैसा दे दिया है ब्रांड्स पहनने का, तो थोड़ी एस्थेटिक भी ले लें, इस तरह के ब्रांड खरीद दिया करें पब्लिक लाइफ में आप, जिन पर इतना बड़ा बड़ा वो लिखा हुआ नज़र ना आए। या फिर अगर आपने वाकई सिर्फ बताना ही है, तो फिर अपनी एक कनीज़ के हाथ में LV लिख के बड़ा सारा पोस्टर पकड़ा दिया करें, वो आगे आगे चला करे, पता हो गया आज बाजी नहीं। या अपने बैग के ऊपर ना वो किसी वेल्डर से बड़े बड़े लोहे का पाइप से LV लिखवा के लगा दें, ताकि लोगों को पता हो आपने कौन सा ब्रांड ख़रीदा है। एनीवेज, अगली खबर जी, मायज़ा हमीद साहबा का जो हमने बयान दिया, वो भी उनमें भी ये बिल्कुल कॉन्शियस उनका ज़िंदा ना होता। उनका भी ज़िंदा इसलिए है
कि उनको कुछ दिया नहीं मरियम साहबा ने इस दफ़ा, मीन उनके पास कोई सीट नहीं है, उनको बाहर निकाल दिया। तो हमारे बदकिस्मती से लोगों का कॉन्शियस जो है ना, वो तभी जागता है जब वो रिटायर हो जाते हैं या उनके हत्थे कुछ नहीं चढ़ता। जब वो सीट पे बैठे होते हैं तो कॉन्शियस नहीं होता उनका। अच्छा जी, स्कूलों को जो है वो प्राइवेटाइज किया जाएगा, एडवर्टाइज कर दिया गया, सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अच्छा, अगर तो ये अच्छे तरीके से किया जाए तो ये बुरी बात नहीं। ये कैसे किया जाता है इसकी मंतक बताता हूँ मैं। इसकी मंतक ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक सर्टन पैसा लगता है स्कूलों के ऊपर। अगर आप फी स्कूल कॉस्ट निकालें तो वो मीन जब वो पूरे जितने भी 1000 स्कूल हैं उनकी जो कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके ऊपर जो पैसा लगाती है, उसकी अगर फी स्कूल कास्ट निकालें तो उसको जब आप कंपेयर करें तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी उस स्कूल को चलाए, मीन उसी सरकारी स्कूल की जो टीचर्स हैं, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट है, पे रोल है, वो सारा कुछ अगर एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए तो वो उसको शायद एफिशिएंटली चला सकती है, क्योंकि सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल और ज़ाया किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरिट के साथ काम हो तो फिर ये हो सकता है। और याद कीजिए, जब ये कॉन्सेप्ट पीटीआई लेकर आई थी तो इसी नून लीग ने उसकी शदीद तरीन मुखालफत की थी। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट की उस तरीके से मुखालफत नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ये कोशिश करते हैं, इन्होंने तो ये करना ही है। हम तो मेरिट पर बात करेंगे, और मेरिट यही इसका बनता है कि ये अगर इसको करना है तो दोबारा से वो जिस तरह घी के ठेके अपने एमएनएस को दिए थे ना, वो ना करें। लेकिन आप देखेंगे अभी चंद दिन में हम फॉलो अप रखेंगे स्टोरी के ऊपर, इसमें से भी कोई ना कोई स्कैंडल निकल आएगा, करप्शन निकल आएगी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसके भी जो वेंडर्स होंगे वो मरियम बाजी के अपने इन्वेस्टर ही होंगे। तो कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इनका नहीं है। ये पहले से चल रहा, और हमारा भी नहीं है। आपको सच्ची बताऊँ, ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हुआ है, और जो भी डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, मीन जो वर्ल्ड बैंक हैं, दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो प्रपोज करती हैं कि आप ये काम करें, और ये पहले भी किया जा चुका है और इस पर ट्राई की जा चुकी है, और ये अब उसी प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगी। लेकिन ये प्रोग्राम बुरा नहीं है, क्योंकि हमने भी इस पर काम किया हुआ है, लेकिन अगर इसको किया गलत तरीके से गया तो फिर ये इसके नताइज बहुत बुरे आएंगे आपको, और इससे जो गरीब आदमी और पिस जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में अभी तो वो बच्चा पढ़ा लेता है। अगर इसको गलत मैनेज किया गया तो फिर जो बेसिक सिस्टम होगा स्कूल का वो भी हिल के रह जाएगा, जो थोड़ा बहुत है। अच्छा जी, अगली खबर आपको इंटरेस्टिंग है। सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि जो भुट्टो साहब हैं वो कब्र में से हुकूमत बनाता है ना ज़बरदस्त बात। तो भुट्टो साहब भी सोच रहे होंगे कि ये जो भाई साहब हैं हमारे, मीन मेरे नवाज से, ये इनको सियासत में ये ना ही होते तो बेहतर था। मतलब इस गवर्नमेंट को, जिसके साथ नवाज शरीफ भी प्रिटेंड कर रहा है, जाहिर बात, बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया, भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह के थ्रू और सहाफ़ियों को मिलके कहते हैं मेरा इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। ज़बरदस्त। और बेटी के साथ बैठ के कैबिनेट की मीटिंग्स भी करनी, सब कुछ भी करना। तो जो नवाज शरीफ चले 2 नंबर ही कर रहा है भले, लेकिन ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है कि हुकूमत बड़ी बुरी है, इसको तो जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो नवाज शरीफ ये कर रहा है। बिलावल साहब का काम देखें कि वो क्रेडिट अपने मरे हुए नाना को दे रहे हैं, जो आज से 45 साल पहले अल्लाह के पास जा चुके हैं कि ये जो गंद है हुकूमत का, ये उन्होंने डाला है। वो कहते हैं कि कब्र में से बैठ के उन्होंने ये हुकूमत बनाई है और वही चलाएंगे और वही बना रहे हैं। मतलब ये सब जो गंद हो रहा है ये उनके खाते में डाल रहे हैं। ओ भाई चुप रह जा मेरे भाई, अगर तू चुप रह जाएगा तो अपनी इज्जत भी रख लेगा, नाना की भी रख लेगा, मेरी जान चुप रह जा। अच्छा, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि फ़ाइज़ ईसा सब कुछ एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं। ये शोएब शाहीन साहब ने कहा और बड़ा दुरुस्त कहा है। सारा कुछ जो कुछ आपको काजी साहब के फैसले, बल्ला छीनना हो, आरओज़ के थ्रू इलेक्शन करवाना हो, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर नहीं बोलना, बहावल नगर का इतना बड़ा वाक़या हो गया, काजी साहब खामोश हैं, बिल्कुल कोई सो मोटो नहीं, कोई बातचीत नहीं। यही काजी साहब आपको पता है कि जब चीफ जस्टिस नहीं थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे हर चीज़ के ऊपर। और अभी आप देख लीजिए ट्विटर कब से बंद है पाकिस्तान के अंदर, कोई काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कोई इसमें नहीं किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन डाली जाए जो ट्विटर बंदी के ऊपर बात हो। मैं ज़ाहिर है यहाँ से ख़ुद तो नहीं डाल सकता, वहाँ पर मैंने दोस्तों से रब्ता किया है, रिक्वेस्ट की है कि ट्विटर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बंद है सोशल मीडिया। तो हाई कोर्ट्स के अंदर तो पटिशन्स हैं पहले ही, सुप्रीम कोर्ट में डाली जाए, ताकि और कुछ नहीं तो फिर काजी साहब एक्सपोज ही हों कि वो ऐसी जो आज़ादी इज़हार राय है उसके साथ उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। तो सब कुछ जो काजी साहब कर रहे हैं, ये शोएब शाहीन साहब की बिल्कुल दुरुस्त बात है। सारे के सारे फैसले, अरश शरीफ शहीद का
जो शहादत है, कत्ल है, उसको जिस तरीके से दबा के केस को बैठे हुए हैं, हर चीज़ को दबाया हुआ है काजी साहब ने, और उसका मकसद एक ही है कि इनको एक्सटेंशन मिल जाए, मरे जा रहे हैं उस एक्सटेंशन के लिए। उसकी बिल की ड्राफ्टिंग भी हो गई है, इनको एक्सटेंशन देने का हतमी फैसला किया गया है, क्योंकि इनको एक्सटेंशन मिलेगी तो फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन की बारी आएगी। ये मुल्क के साथ जो भी हो रहा है, जिस भी क्योस में ये मुल्क पहुंचा हुआ है, ये एक्सटेंशन का रौला है। या तो एक दफ़ा एक्सटेंशन को ही लीगल कर दें भाई, लेकिन फिर लीगल करेंगे तो फिर और एक्सटेंशन मांगी जाएगी, या तो फिर मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक का कर दें कि मेरा मतलब फॉर एग्जांपल काजी साहब जब तक जिंदा है चीफ जस्टिस ही हैं तो फिर शायद जान छूट जाए। इसी तरीके से आर्मी चीफ साहब जब तक जिंदा हों वो भी आर्मी चीफ रहें, जो भी आर्मी चीफ बन जाए एक दफ़ा, तो या तो फिर ये काम बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको या एक्सटेंशन बंद करनी पड़ेगी। ये अगर आप 6 साल भी मुद्दत करेंगे ना तो 6 के बाद वो 6 और मांगेंगे, अगर आप 9 साल करेंगे तो 9 के बाद वो 9 और मांगेंगे, एक और मुद्दत मांगेंगे। तो इसलिए इससे तो फ़र्क कोई पड़ने नहीं वाला। तो एक्सटेंशन का जब तक ये रौला नहीं ख़त्म होता तो हर 3-4 साल के बाद हुकूमत भी गिरती रहेगी और पाकिस्तान इस अजाब का शिकार होगा, और हर बंदा इसको हाईजैक कर लेगा पूरे सिस्टम को अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए। पहले इसमें सिर्फ आर्मी चीफ्स होते थे, अब इसमें साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आ गए, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे दूसरे बड़े इदारे जो 1-2 रह गए हैं 4, उनके भी जो सरबराह हैं वो भी एक्सटेंशन के चक्कर में ये सारा जो मामला है ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जब एक्सटेंशन की बारी आती है तो मामला ख़राब होते हैं। तो इसको जो है वो बंद करना चाहिए। काजी साहब जो कुछ कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं। शौकत सदीकी साहब जो साबिका जस्टिस हैं, उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया। जी हाँ, छोटा मोटा नहीं, 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेजा है। वजह क्या बनी? मोहम्मद मालिक साहब ने एक शो में ये कहा था कि मेरा एक केस था, बेसिकली तो पीटीवी का केस होगा वो, क्योंकि वो एमडी पीटीवी थे उस टाइम। उन्होंने कहा एक पीटीवी से रिलेटेड केस था, मैं भुगतने गया, और उसमें शौकत सदीकी साहब ने कहा कि अगर इस बंदे को आप नहीं करते, इसकी प्रमोशन नहीं करते, किसी ने प्रमोशन का केस फाइल किया था, तो फिर हम आपके खिलाफ फैसला दे देंगे। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये तो मालिक साहब ही बता सकते। मालिक साहब ने ये टेलीविज़न पर कह दिया, और अब शौकत सदीकी साहब ने उन्हें जो है वो एक नोटिस भेज दिया है हर्जाने का 10 अरब रुपए का। तो लेकिन जो मुझे लग रहा है इसमें से, जो मेरी सेंस बात कर रही है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जजेस भी अक्सर मीडिया गैलरी के साथ ही, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर जजेस मीडिया गैलरी के साथ ही खेल रहे होते हैं, तो अक्सर जजेस करते ये हैं कि जैसे हमारे भी केसेस जाते थे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का या दूसरा, तो जजेस उनको कहते हैं कि अच्छा कल तक निकालना है वरना आपके खिलाफ फैसला करेंगे। हालांकि जजेस का ये काम नहीं होता, जजेस सिंपल कहें कि ये काम करें, नहीं होता तो अगली केस में फैसला कर दें। तो लगता है कि ये मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कैसा हुआ होगा, मेरा तज्जिया है जो कुछ मैंने देखा, कि शौकत सदीकी साहब के सामने किसी पीटीवी के बंदे की पटिशन आई होगी। अब वो जाहिर है शौकत सदीकी साहब का वो रिश्तेदार तो नहीं होगा, एक पटिशन लेके गया होगा, शौकत सदीकी साहब ने पीटीवी को बुलाया होगा, पीटीवी के अंदर जाहिर है उस वक्त जो भी एमडी होगा उसको बुलाएंगे, तो वो एमडी होंगे मालिक साहब, और उनको उन्होंने कहा होगा, मीन पीटीवी को कहा होगा, जाहिर है एमडी को ही कहेंगे क्योंकि हेड ऑफ द इदारा ही सामने खड़ा होगा, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो उस टाइम मालिक साहब थे, एमडी पीटीवी। तो उन्होंने मालिक साहब को नहीं, मतलब एमडी पीटीवी को, मतलब पीटीवी को कहा होगा कि अगर आप लोगों ने इस बंदे की ये प्रमोशन ना की, खुद से कर दें ताकि मैं पिटीशन को ऐसे साइड पे कर दूं। अगर आपने इसकी, क्योंकि उनके ख्याल में बनती होगी उसकी प्रमोशन, और अगर आपने ना की तो फिर आपके खिलाफ फैसला देंगे। ये तो जजेस अमूमी तौर पर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो दुरुस्त करते हैं, गलत करते हैं, मेरे ख्याल में तो उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, फैसला करना चाहिए उन्हें, बजाय एमडी पीटीवी को बुला के ये कहने की, उन्हें सीधा ही उसकी प्रमोशन का फैसला कर देना चाहिए था, ये सारे का सारा कजिया ही ना पड़ता। लेकिन जजेस अक्सर ये करते हैं। मालिक साहब की बात से शायबा ऐसा गया कि जैसे शौकत सदीकी साहब का कोई पर्सनल इंटरेस्ट था उस जो भी वो करनी थी, प्रमोशन करनी थी, या जो कुछ भी करना था उसमें पर्सनल इंटरेस्ट था, और उन्होंने एमडीपीटीवी से वो ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की, जब नहीं की तो उनके खिलाफ केस चला दिया। ये ऐसे नहीं होगा मेरे ख्याल में मामला, और जो ये मामला मुझे लग रहा है वो अमूमी हर रोज़ अदालतों के अंदर ऐसा होता है। तो उसमें शौकत सदीकी साहब ने ये जो पटिशन की है, ये मेरा ख्याल है दोनों साइड से गलत फहमी की बिना पर है, इसको वापस ही ले लें दोनों साइडें तो बेहतर है। मालिक साहब को इसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल 10 अरब रुपए का उन्होंने हर्जाना किया है। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि आईटी जो बरामदात है ना, उनमें बड़ी कमी आ गई है पाकिस्तान में। जी हाँ, हमने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक तरफ हमने SIFC
बनाई है, हमने कहा हमने $25 अरब लेके आने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, और दूसरी तरफ जो चलते हुए सेक्टर्स हैं ना, उनकी भी हम तबाही कर रहे हैं। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पूरी इकॉनमी खड़ी हुई है। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया को लीड कर रहा है चाइना के बाद आईटी में, और बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये कहें कि कुछ सेक्टर्स में, आईटी के कुछ सेक्टर्स में तो हिंदुस्तान लीड कर रहा है दुनिया को, तो वो गलत नहीं होगा मीन एक्सपोर्ट करने में, उससे ज़र मुबादला कमाने में। तो हम उसके साथ ऊँट के मुंह में ज़ीरा, मीन जितना आटे में नमक होता है ना, अगर हिंदुस्तान की आईटी एक्सपोर्ट आटा है तो हमारी पहले ही नमक जितनी है। और हमने ये सब कुछ जो कुछ किया है, मार धाड़, इंटरनेट स्लो किया है, पीटीआई को ठोकने के चक्कर में, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, इन्होंने जो आईटी सेक्टर है उसकी मज़ीद तबाही कर दी है। और अब आप देखिए कि 12% हमारी आईटी जो है वो उसमें कमी आई है एक्सपोर्ट के अंदर, जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं। मीन जो पहले ही एक कुछ नहीं था हमारे पास, जो है छोटा मोटा, उसकी भी हमने जो है वो तबाही निकाल के रख दी है। और हमारा दिल है कि जो कुछ छोटा मोटा सेक्टर रह जाए उसको भी हम चलने ना दें। अच्छा जी, मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में कुछ और बहुत सारी खबरें थी अभी जो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन वक्त कम था, किसानों पर ज़्यादा वक्त लग गया, वो मैं बोलना चाहता था उस पर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।